नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वंशागति के संबंध में। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए थे उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिक विज्ञान क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व 2 क्लासें मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो पहले आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्लासें जरूर देखें। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं मेंडल के वंशागति संबंधी संकरण प्रयोग एवं नियम। ठीक है, तो मेंडल ने वंशागति संबंधी कौन कौन से संकरण प्रयोग हैं वो किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने कौन कौन से नियम है वो प्रतिपादित किए थे, तो उनके बारे में अपने को डिटेल से देखना है आज। ठीक है, तो मेंडल के वंशागति संबंधी संकरण प्रयोगों की अगर अपन बात करें, है ना, सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, संकरण प्रयोगों की, किसकी बात करें, संकरण प्रयोगों की अगर अपन बात करें तो मेंडल ने बहुत सारे संकरण प्रयोग किए थे। ठीक है, उनमें से सिलेबस में जो संकरण प्रयोग हैं उनकी अपन अगर बात करें तो मुख्यतः 2 संकरण प्रयोग है वो सिलेबस में अपने शामिल है। ठीक है, एक तो है अपने एकल संकर संकरण प्रयोग। ठीक है, एक तो कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एकल संकर संकरण प्रयोग, एकल संकर संकरण प्रयोग। ठीक है, संकरण प्रयोग, या हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम केवल एकल संकरण प्रयोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एकल संकरण प्रयोग भी इसको हम कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो है अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग। कौन सा है, द्विसंकर संकरण प्रयोग, या सीधा बोल सकते हैं द्विसंकरण प्रयोग। कौन सा प्रयोग, द्विसंकरण प्रयोग। तो मेंडल ने बहुत सारे संकरण प्रयोग है वो किए थे मटर के पौधे पर। ठीक है, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पायसम सेटाइवम, पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो इन 2 संकरण प्रयोगों को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया। तो इन 2 संकरण प्रयोगों को ही मुख्यतः देखा जाता है, क्योंकि मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे 3। कितने नियम दिए, 3। तो 3 नियम है, वो तीनों ही नियम इन्हीं दोनों प्रयोगों पर आधारित है। तो आगे के त्रिसंकरण है या बहुसंकरण है उनको देखने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेंडल ने जो वंशागति संबंधी जो 3 नियम प्रतिपादित किए थे वो तीनों ही नियम है वो एकल संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकरण प्रयोग पर ही आधारित है। ठीक है, इसलिए सिलेबस में भी अपने ये 2 ही है। अब बात करें अपन एकल संकर संकरण प्रयोग, तो एकल संकर संकरण प्रयोग के आधार पर जो मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले थे, इस प्रयोग के जो निष्कर्ष निकाले थे मेंडल ने, उन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने 2 नियम प्रतिपादित किए थे। कितने नियम, 2 नियम प्रतिपादित किए थे वंशागति संबंधी। एक नियम तो है अपने प्रभाविता का नियम। किसका नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम। और दूसरा जो नियम है वो है अपने पृथक्करण का नियम, या जिसको अपन बोलते हैं विसंयोजन का नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, विसंयोजन, विसंयोजन, या जिसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। किसका नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम। तो ये 2 जो नियम है मेंडल के, ये किस पर आधारित है, एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। किस पर आधारित है, एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित। और मेंडल का जो तीसरा जो नियम है ना, वो द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है ना। इसका जो निष्कर्ष निकाला मेंडल ने, है ना, द्विसंकरण संकरण प्रयोग का जो मेंडल ने निष्कर्ष निकाला था, उस निष्कर्ष के आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, तीसरा नियम दिया था वंशागति का। और तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। किसका नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम है वो मेंडल ने प्रस्तावित किए थे। इन 2 संकरण प्रयोगों के आधार पर मेंडल का पहला नियम क्या है, या वंशागति का पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा विसंयोजन या पृथक्करण का नियम। तो ये जो दोनों नियम है, ये दोनों नियम
एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। किस पर आधारित है? एकल संकर संकरण प्रयोग पर। और मेंडल का जो वंशागति संबंधी जो तीसरा नियम है जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो ये जो नियम है वो द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। आज की क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एकल संकर संकरण प्रयोग क्या है और इसके आधार पर मेंडल ने जो ये दो नियम प्रतिपादित किए थे ये क्या है। आज हमारे पढ़ने का उद्देश्य केवल यही रहेगा। आगे बात समझ में? इसलिए जो आपने वीडियो की थंबनेल देखी है उस थंबनेल में भी यही टाइटल है, आपको लिखा हुआ वहां पे मिलेगा, ये दोनों नियम और ये। और इसके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे क्योंकि एक साथ ज्यादा लंबा हो जाएगा और साथ ही साथ समझ में भी फिर कम आएगा एक साथ, तो इसको अपने को देखना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एकल संकर संकरण प्रयोग क्या होता है। तो एकल संकर संकरण प्रयोग क्या है, या इसको अपन एक जीनीय वंशागति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जीनीय वंशागति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो एकल संकर संकरण प्रयोग को अच्छे से समझना है कि इसकी परिभाषा होगी क्या, फिर आगे अपने को द्विसंकर संकरण प्रयोग समझ में आएगा और इसी आधार पर अपने को निष्कर्ष याद रहेंगे और उसके जो भी अनुपात वगैरह है, जीनोटाइप फिनोटाइप वगैरह ऐसी चीजें हैं, अभी आगे आएगी मैं समझाऊंगा, तो वो सारी अपने को चीजें याद रहेगी। तो एकल संकर संकरण प्रयोग का अगर अपन अर्थ की बात करें या अगर अपन इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करें तो इसकी परिभाषा अपन इस प्रकार से दे सकते हैं। देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो इसकी परिभाषा हो जाएगी जब एक समय में क्या करते हैं, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन। ध्यान रखना है, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाद में अपन नोट्स में देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक समय में, कितने समय में? एक समय में जब हम एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन है वो किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एकल संकर संकरण। एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन, अब समझो इसको, वंशागति का अध्ययन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक समय का मतलब एक बार जब प्रयोग कर रहे हैं तब। मेंडल ने क्या किया था, जब एक एक्सपेरिमेंट किया तो एक एक्सपेरिमेंट में एक ही लक्षण की वंशागति को देखा था, है ना, एक ही लक्षण की वंशागति को देखा था। कैसे? जैसे मैं बताऊं, जैसे मेंडल ने ले लिया कि एक है, जैसे मान लो इधर देखे इसको अपन, एक ले लिया मेंडल ने, लंबाई के आधार पर ये एक लक्षण ले लिया, पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई क्या हो गई, एक लक्षण हो गई। मैंने कल आपको विपर्यासी लक्षण के बारे में बताया था। तो लंबाई जो है वो मटर के पादप में क्या है, एक विपर्यासी लक्षण है। विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या होता है, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, मतलब ऐसा लक्षण जिसके प्रजाति में कम से कम दो या फिर दो से अधिक है वो प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, टाइप देखने को मिलते हैं। मेंडल ने मटर के पादप में लंबाई के आधार पर दो टाइप के पौधे देखे थे। कितने टाइप के पौधे देखे थे? दो टाइप के, एक तो लंबे पौधे और एक बोने पौधे, है ना, एक तो लंबे और एक बोने पौधे, लंबे और दूसरे कौन से? बोने पौधे। अब यहां पे मेंडल ने क्या किया था, शुद्ध लंबे पौधे का, किसका? शुद्ध लंबे पौधे का संकरण करवाया था शुद्ध बोने पौधे के साथ में। किसके साथ में? शुद्ध बोने पौधे के साथ में संकरण करवाया, तो उसको कहते हैं अपन एकल संकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एकल संकर संकरण। मतलब एक ही लक्षण की वंशागति को देखना है। एक लक्षण क्या हो गया, जैसे लंबाई हो गया, तो लंबाई एक लक्षण है। अब आप इसको दो लक्षण नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि ये जो लंबा और ये बोना है वो हाइट के आधार पर है ना, कि भाई हाइट के आधार पर ये पौधा बोना है और हाइट के आधार पर ये पौधा लंबा है, तो लक्षण क्या हुआ? लक्षण तो हाइट ही हुआ, लंबाई एक, तो लक्षण तो एक ही है। ये तो इसके दो विपर्यासी रूप है ना। तो यदि लंबे और बोने पौधे के बीच में संकरण करवाते हैं, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के बीच में, तो उसको अपन एकल संकर संकरण कह सकते हैं। कहने का मतलब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण में भिन्नता रखने वाले। विपर्यासी लक्षण क्या एक ही है ना, एक ये विपर्यासी लक्षण है और ये इसके दोनों है ना युग्म रूप हो गए। तो एक जोड़ी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के बीच में जब अपन संकरण करवाते हैं तो उसको भी बोला जाता है एकल संकर संकरण। या जब एक समय में एक ही लक्षण
एक ही लक्षण या एक ही जीन की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन, एकल संकर संकरण कहते हैं। एक जीन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अधिकांश मेंडल के टाइम ये देखा गया कि एक लक्षण का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जीन के द्वारा। हालांकि उस टाइम जीन की खोज नहीं हुई थी, उस टाइम मेंडल ने कारक कहा था। मेंडल ने कहा कि हमारे अंदर या सजीवों के अंदर कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। और आज हम आधुनिक विज्ञान में हम जानते हैं कि वो कारक कौन है, वो कारक है अपने जीन। वो कारक क्या है, वो कारक जीन है, आज हम जानते हैं। लेकिन उस टाइम मेंडल ने इन कारकों को नाम क्या दिया था, इन जीनों को नाम क्या दिया था, कारक। क्या नाम दिया था, कारक। इसलिए हम उसको कहते हैं मेंडलीय कारक, ठीक है, कारक। और हम कहते हैं मेंडलीय कारक। या जब आप किताब पढ़ोगे या किताबों में पढ़ोगे तो लिखा हुआ मिलेगा मेंडलीय कारक। क्या लिखा हुआ मिलेगा, मेंडलीय कारक लिखा हुआ मिलेगा, जिसको अपन आज जीन कहते हैं। तो एक समय में एक जीन की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एकल संकर संकरण प्रयोग या एक जीनीय वंशागति। क्या कहते हैं, एक जीनीय वंशागति कहा जाता है, क्योंकि एक लक्षण का निर्धारण एक जीन के द्वारा किया जाता है। एक लक्षण का निर्धारण वो कितने जीनों के द्वारा किया जाता है, एक जीन के द्वारा किया जाता है। ये उस टाइम की बात है। आज तो हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनका एक से अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रण होता है, ठीक है। तो वो बात हम मेंडल के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, मेंडल के अकॉर्डिंग। बाद में तो बहुत सारे अपवाद आए हैं, तो मैं अपवाद आपको बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। अपन मेंडल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एक जीन या एक कारक एक लक्षण को निर्धारित करता है, इसलिए एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपके एक जीनीय वंशागति कहलाता है। कि जैसे मान लो कि लंबाई एक लक्षण हो गया, तो लंबाई के आधार लंबाई एक विपर्यासी लक्षण हो गया, क्योंकि इसमें दो रूप है। तो लंबे और बौने पौधे के मध्य संकरण करवाया तो जो इनकी संतानें होगी वो लंबी होगी, बौनी होगी या मध्यवर्ती होगी, मतलब बीच वाली, है ना, कैसी होगी। तो इसका अध्ययन करने क्या कहलाएगा, एकल संकर संकरण प्रयोग या एक जीनीय वंशागति कहलाएगा। अब इसको अपन एक आरेख के द्वारा अपन समझने का प्रयास करते हैं। इसको अपन लंबाई के आधार पर देखते हैं। तो मेंडल ने क्या लिया था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था, दो जनक ले लिए। क्या ले लिए, दो मेंडल ने ले लिए जनक, ठीक है, जनक। तो दो जनकों का चयन किया। उसके बाद में दो जनकों में एक तो ले लिया नर पौधा और एक ले लिया मादा पौधा। मतलब एक का स्त्री केसर काम में लिया जो मादा था, और एक का पुंकेसर काम में लिया। आगे बात समझ में, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो नर पादप और एक ले लिया उसने मादा पादप। कौन सा पादप ले लिया, मादा पादप ले लिया, या पौधा लिख दो, एक ही बात है। तो नर पादप है, नर पादप के लिए अपन एक संकेत काम में लेते हैं, इस प्रकार का संकेत काम में लेते हैं। और मादा पादप के लिए हम इस प्रकार का संकेत है वो काम में लेते हैं, ठीक है। अब नर पौधे को जैसे मान लिया कि कुछ भी ले लो, चाहे नर को शुद्ध लंबे के रूप में ले लो, चाहे मादा को लंबा ले लो, फिर इसका बोना ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नर में हो चाहे लंबापन, चाहे मादा में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किधर भी आप ले सकते हो, इन चीजों को रटना नहीं है, इन चीजों को रटना नहीं है। मैं यहाँ नर को शुद्ध लंबे के रूप में ले लेता हूँ। किस रूप में ले लेता हूँ, शुद्ध लंबे पौधे के रूप में ले लेता हूं। और इसको ले लेते अपन शुद्ध बोने के रूप में। किस रूप में, शुद्ध बोने के रूप में। शुद्ध का मतलब होता है समयुग्मन जी, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो इसके लिए जो जीनों का जो प्रारूप होगा वो स्मॉल टी होगा। ये संकेत है, ध्यान रखना। ये क्या संकेत, क्योंकि एक लक्षण का, किसका, एक लक्षण का निर्धारण किया जाता है एक जीन के द्वारा। और एक जीन है वो जोड़े के रूप में पाया जाता है, युग्म के रूप में पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। मेंडल ने ही बताया था। मेंडल ने कहा कि लक्षणों का निर्धारण कारकों के द्वारा होता है। आज हम उनको कहते हैं जीन। क्या कहते हैं उनको, जीन, ठीक है। और मेंडल ने कहा कि ये जो कारक होते हैं वो जोड़े के रूप में होता है। किस रूप में होता है, जोड़े के रूप में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहां मैंने जोड़े के रूप में ले लिया, शुद्ध लंबा स्मॉल टी ये संकेत है, मतलब ये जीन है, जीन के दो स्वरूप है ना। तो ये समयुग्मनज अवस्था में, सम का मतलब है शुद्ध, मतलब दोनों ही छोटे हैं, दोनों ही जो जीन के जो एलील है, एलील कहते हैं इनको, तो जीन के जो एलील है वो स्मॉल है,
अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी है। तो ये स्मॉल हो गए। और इधर ले लिया कैपिटल टी, क्योंकि ये पौधा शुद्ध लंबा है तो प्रभावी होता है। ये मैंने कल सारणी बताई थी कौन सा प्रभावी होता है। तो प्रभावी के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग कर लिया। किसका? कैपिटल लेटर का प्रयोग कर लिया। तो ये हो गए जनक। ये क्या हो गए? ये जनक हो गए। अब इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। तो इनके बीच में संकरण के लिए क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। किसका चिन्ह? क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। तो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कैसे हुआ और कब हुआ? अरे नर पौधे के, मादा पौधे के अंदर जो फूल बनेगा, फूल के अंदर जो अंड कोशिका बनेगी, या यूं मान लो कि मादा युग्मक बनेगा, तो मादा युग्मक का निर्माण किससे होगा? अर्धसूत्री विभाजन से होगा। और इसमें बनेगा नर युग्मक बनेगा, तो उसका निर्माण भी अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के कारण है जो दोनों युग्मक है वो अलग अलग हो जाते हैं। दोनों युग्मक क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यह आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम जानते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी आधी हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा होगा कहीं, जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र होता है। नर के जो युग्मक होता है शुक्राणु में 23 होंगे। और मादा में जो युग्मक है, मादा युग्मक है ना, अंडाणु में भी 23 होंगे। तो वापस मनुष्य में निषेचन की क्रिया होगी तो शुक्राणु के 23 और अंडाणु के 23 संयुक्त होकर वापस 46 हो जाएंगे। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहती है। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन है वो आवश्यक होता है, ठीक है। जब अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे तो इसका महत्व बताऊंगा मैं आपको पूरा, क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो युग्मकों में जिनों की संख्या क्या हो गई? आधी आधी हो गई। क्या हो गई? जिनों की संख्या हो गई आधी आधी हो गई। तो यहाँ ये कैपिटल टी चला गया, ये एक परागकण बन गया, ये दूसरा परागकण बन गया। ऐसे मान लो ये नर युग्मक है, ये क्या है? ये नर युग्मक है। और इधर क्या बन जाएंगे? इधर बन जाएंगे मादा युग्मक, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होती है। तो जिनों की संख्या, मान लो कि इन कारकों की संख्या भी क्या हो गई? आधी आधी हो गई। तो इधर अपन नाम लिख सकते हैं कि ये तो है मादा युग्मक, ये क्या है? ये है पादप के मादा युग्मक, ठीक है। और इधर क्या है? इधर हो गए अपने नर युग्मक। इधर क्या हो गए? इधर हो गए अपने नर युग्मक। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक बन गए, ठीक है। अब बात करें आगे, तो अब इनमें क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया होगी। किसकी प्रक्रिया होगी? अब निषेचन का प्रोसेस होगा। किसका प्रोसेस होगा? निषेचन। निषेचन बोल दो या इसको बोल दो युग्मक संलयन। क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन। युग्मक संलयन कह सकते हैं अपन। तो युग्मक संलयन की जब प्रक्रिया होगी तो देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक। ये नर युग्मक है, वो इस मादा युग्मक के साथ में क्या कर सकता है? निषेचन कर सकता है। तो यहाँ पे होने वाली संतति किस प्रकार की हो जाएगी? वो हो जाएगी अपने कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में संलयन करता है तो होने वाली जो संतति है वो किस प्रकार की हो जाएगी? वो हो जाएगी अपने कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगी। इसी प्रकार ये जो नर युग्मक है वो यदि इस मादा युग्मक के साथ में निषेचन करता है तो होने वाली संतति कैसे हो जाएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगी। कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल को पहले रखना है, ये नियम है। नियम क्या है? परंपरा की कैपिटल है उसको पहले रखना है। और यदि ये वाला नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में निषेचन करता है तो होने वाली जो संतति है वो क्या होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। इस अवस्था में सारे के सारे जो पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? ये जो सब पादप है, ये सब पादप किस प्रकार के हैं? सभी पादप लंबे हैं। सभी पादप क्या है? सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं, है ना। हालांकि जीन दोनों प्रकार के, कैपिटल भी है स्मॉल भी है, लेकिन ये कैपिटल टी है जीन, ये जीन इस स्मॉल टी के प्रभाव को प्रकट होने नहीं देता है। आगे बात समझ में? कैपिटल जीन जो है
वो स्मॉल टी के ऊपर या स्मॉल जी के ऊपर, जीन के ऊपर क्या है, प्रभावी है। क्या है, प्रभावी। इसलिए स्मॉल वाले का लक्षण प्रकट होगा ही नहीं, बल्कि केवल इसका ही प्रकट होगा लक्षण। इसलिए सभी के सभी जो पौधे हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। तो इस पीढ़ी को अपन कहते हैं F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, इसी को अपन कहेंगे F1 पीढ़ी। ये है F1 पीढ़ी। ये तो थे आपके जनक, ये जनक, और ये हो गए अपने F1 पीढ़ी। ठीक है, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक। अब इस F1 पीढ़ी यहां तक के प्रयोग के आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि यदि अपन शुद्ध जनकों के बीच में या विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के बीच में संकरण करवाते हैं तो दोनों लक्षणों में से F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। देख लो, सभी पादप कैसे है, लंबे। एक भी पौधा बोना प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेंडल ने इस नियम को क्या कहा, प्रभाविता का नियम कहा। क्या नियम कहा, प्रभाविता का नियम कहा था। मतलब मेंडल ने बताया कि जब अपन एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोने पौधे के बीच में संकरण करवाएंगे तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में एक भी पौधा बोना प्राप्त नहीं होता। तो मेंडल ने यहां से निष्कर्ष निकाला कि यहां पर लंबापन है वो बोनेपन के ऊपर प्रभावी है। जो लंबा जो कारक है, लंबाई को निर्धारित करने वाला जो जीन है वो बोनेपन के जीन के ऊपर क्या है, प्रभावी है। क्या है, प्रभावी है। तो यहां से मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों लक्षणों में से एक ही लक्षण है वो F1 पीढ़ी में प्रकट होगा। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसको कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। तो यहां देखो, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के बीच में संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। एक भी बोना प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो बोनापन है ये अप्रभावी लक्षण है और ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। ऐसे मेंडल ने टोटल 34 विपर्यासी लक्षण है वो मटर में देखे थे। और कल ही आपको मैंने बताया था कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर मेंडल ने क्या किए थे, संकरण प्रयोग किए थे। क्या किए थे, संकरण प्रयोग किए थे। और इन संकरण प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्षों को 3 नियमों के रूप में प्रतिपादित किया। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम इसी से रिजल्ट निकाल के दिया था उसने, है ना। उसने कहा कि जब विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के बीच में जब संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में दोनों लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। कल मैंने आपको एक सारणी बनाई थी जिसमें मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पे जो संकरण प्रयोग किए थे उसका मैंने प्रभावी कौन सा है, अप्रभावी कौन सा है, उसका कॉलम बना के आपको सारणी वहां पे मैंने बनवा दी है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, लंबे और बोने में से प्रभावी कौन हुआ, लंबा प्रभावी हुआ और बोना क्या हुआ, अप्रभावी रहा। क्या रहा, अप्रभावी रहा। तो ये तो था पहला नियम। एकल संकर संकरण प्रयोग ही चल रहा है। एकल संकर संकरण प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए थे। तो इसके आधार पर तो 2 नियम दिए थे, एकल संकरण पर तो द्विसंकरण पर तीसरा नियम दिया था। तो पहला नियम तो यहां पे कंप्लीट हो गया। अब मेंडल ने क्या किया, जो F1 पीढ़ी के जो ये पौधे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, तो इन पौधों के बीच में स्वयं निषेचन करवाया। क्या करवाया, स्वयं निषेचन। और स्वयं निषेचन करवाकर F2 पीढ़ी प्राप्त की। कौन सी पीढ़ी प्राप्त की, F2 पीढ़ी प्राप्त की। और F2 पीढ़ी में जो निष्कर्ष मेंडल को सामने आए थे, मेंडल के सामने आए थे, उनके आधार पर मेंडल ने वंशागति का दूसरा नियम प्रतिपादित किया जिसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। किसका नियम, पृथक्करण का या विसंयोजन का नियम। तो आगे देखते हैं अपन, F1 से आगे देखते हैं पृथक्करण का नियम क्या है, कैसे निकालते हैं। तो F1 से आगे F2 निकालेंगे और उसके रिजल्ट के आधार पर अपन उसको देखते हैं। तो F1 पीढ़ी के जो 2 पादप है उसमें एक को ले लेते हैं नर के रूप में, है ना। एक को नर के रूप में ले लेते हैं और एक को किस रूप में ले लेते हैं, मादा के रूप में ले लेते हैं। किस रूप में ले लेते हैं, मादा के रूप में। तो ये तो मान लो कि ये नर पादप हो गया, ये तो क्या हो गया, ये नर पादप हो गया। और इधर वाला क्या हो गया, मादा जनक हो गया। कौन सा जनक, मादा। तो इधर लिख देता हूं मैं, ये तो है अपने मादा जनक। ये तो कौन सा जनक हो गया, मादा जनक हो गया। और ये कौन सा जनक हो गया, ये हो गया अपने नर जनक। कौन सा जनक हो गया,
नर जनक। मतलब एक पौधे को मेंडल ने नर के रूप में लिया और एक को मादा के रूप में लिया। ये है कौन से? F1PD पादप। ये ध्यान रखना है, F1PD है ना, F1PD पादप, F1PD पादप है ये भी, और ये भी कौन सा पादप है? F1PD पादप है। कौन सा है? F1PD पादप है ये, ठीक है। तो दोनों F1PD पादप है। अब वही प्रोसेस होगा, संकरण करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? संकरण करवा रहे हैं, तो क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन जाएंगे? दो युग्मक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दो युग्मक। ये अलग हो गया युग्मक, ये क्योंकि अरे अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होती है, तो जीनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। ऐसे आपको याद रखना है। तो ये जीन अलग हो गया, ये जीन अलग हो गया। इसी प्रकार इधर भी ये जीन अलग हो गया, और ये जीन क्या हो गया? आपके अलग हो गया। तो ये दोनों इस प्रकार से जीन है वो अलग हो गए। तो यहाँ पे विभाजन कौन सा हुआ? विभाजन हुआ अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। या आप युग्मक जनन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसको आप युग्मक जनन भी कह सकते हो। तो ये इधर बन गए नर युग्मक और उधर बन गए मादा युग्मक। सॉरी, ये बन गए मादा युग्मक, ये बन गए आपके मादा युग्मक, और इधर वाले ये दोनों क्या कहलाएंगे? नर युग्मक बन, ठीक है, नर युग्मक। अब आपको पता है लैंगिक जनन होता है पौधों के अंदर ज्यादातर, ठीक है। तो पौधों के अंदर लैंगिक जनन का नर और मादा युग्मक मिलेंगे। यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में मिलता है तो कौन सी संतति बनती है? चेक करेंगे। यदि ये वाला नर युग्मक इससे ना मिलकर इससे मिले, इसके साथ में निषेचन करे, तो देखेंगे कौन सी संतति बनेगी। यदि ये वाला नर युग्मक इसके साथ में निषेचन करे तो कौन सी संतति बनती है, और यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में निषेचन करे तो देखना है कि कौन सी संतति बनती है। तो चलो देखते हैं अपन। यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में संलयन करता है तो कैपिटल टी बनता है। यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में निषेचन करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। और यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में निषेचन करता है देख लो यहाँ से, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल को पहले रखना है, कैपिटल को पहले रखना है। और यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में निषेचन करता है तो स्मॉल टी। तो ये पीडी प्राप्त हो गई F2PD। कौन सी पीडी? F2PD पादप। तो ये हो गए अपने F2PD पादप। अब इनमें निष्कर्ष निकालना है। तो यहां पर देखो मेंडल ने देखा कि ये पौधा भी लंबा है, ये पौधा भी लंबा है, और ये पौधा भी लंबा है। ये तीनों पौधे क्या है? लंबे हैं। ये तीनों पौधे क्या है? लंबे हैं, लंबे पादप है। ये लंबे पादप मतलब ये बीज है, ध्यान रखना है। अरे युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक में निषेचन होगा। निषेचन के बाद में क्या होगा? अंडाशय फल में बदल जाएगा, बीजांड बीज में चेंज हो जाएगा। उन बीजों को उगाया तो जो ये पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनकी चर्चा हो रही है अब। तो ये पौधा भी लंबा है, ये दोनों पौधे भी लंबे। कुल मिला के ये तीनों पौधे लंबे। लेकिन ये पौधा कैसा था? बोना पौधा था, बोना पौधा था। लेकिन मेंडल ने जांच की कि जो ये लंबे पौधे हैं ये वास्तव में शुद्ध लंबे हैं या अशुद्ध लंबे हैं। शुद्ध लंबे का मतलब क्या होगा? आपको जानना। शुद्ध का मतलब अपने को इससे लेना है कि यदि पौधा कैपिटल टी जीनीय संरचना रखता है तो वो शुद्ध होगा, शुद्ध लंबा होगा। और यदि वो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनीय संरचना रखता है तो वो अशुद्ध लंबा होगा। कैसा? वो अशुद्ध लंबा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो जीन है अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, तो केवल इसी जीन का लक्षण प्रकट होगा, या एलील मान लो, इसलिए पौधा लंबा होगा। ये जीन अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, इसलिए इसका लक्षण भी उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन कैपिटल जीन है वो अपना लक्षण प्रकट करेगा, इसलिए पौधा लंबा होगा। और इसमें तो यहाँ दोनों ही कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो ये दोनों ही लंबेपन के लिए होता है। तो इसमें भी पौधा लंबा होगा, इसमें भी पौधा लंबा होगा। लेकिन इसमें दोनों ही कैपिटल टी है, इसलिए ये समयुग्मनजी है। कैसा? ये समयुग्मनजी के लिए ही शुद्ध शब्द काम में रहता है। और ये हो गया विषम युग्मनजी। कैसा हो गया? विषम युग्मनजी हो गया। एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो अलग अलग है ना, विषम का मतलब अलग अलग, तो ये अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे मेंडल ने देखा, यहाँ पे दो शब्दों को अपन देखेंगे। दो शब्द क्या है?
एक तो है आपके जीनोटाइप या जीन प्रारूप, एक तो क्या है जीनोटाइप, जीनोटाइप या जिसको अपन बोलते हैं जीन प्रारूप, क्या बोलते हैं जीन प्रारूप हिंदी में बोलते हैं। और एक वर्ड अपन देखेंगे लक्षण प्रारूप, क्या देखेंगे लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं फिनोटाइप, क्या बोलते हैं फिनोटाइप। अब देखो इसको लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप किसको कहते हैं, कोई लक्षण आपको बाहर से कैसे दिखता है, कोई लक्षण है वो बाहर से कैसे दिखता है। मेंडल ने इन पौधों को देखा तो ये पौधे लंबे ही थे, क्योंकि पौधे तो लंबे ही दिखाई देंगे, आई बात समझ में। इनके अंदर कोई ये कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा हुआ थोड़ी के। और ध्यान रखना कोई ऐसा नहीं कि आप पत्ती को काटोगे या कोशिका को देखोगे तो वहां जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसा है। अरे स्मॉल टी और कैपिटल टी तो प्रतीक दिया गया है, सारे जीन होते हैं उनकी बनावट वगैरह एक जैसी होती है, उनमें कुछ भिन्नताओं के कारण वो अलग अलग लक्षणों को प्रकट करते हैं। जैसे हम सब मनुष्य हैं तो मेरे भी 2 कान है, आपके भी 2 कान है, सबके 2 कान है, 2 आंखें, एक नाक है, 2 हाथ है, लेकिन इनकी बनावट में क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। किसी का रंग है अलग है, किसी की साइज है, आकार आमाप, तो इस प्रकार इसमें अंतर होने के कारण हर व्यक्ति आपको डिफरेंट टाइप का दिखेगा। लेकिन है तो 2 कान उसके भी, 2 आंखें उसके भी, एक नाक उसके भी, 32 दांत उसके भी, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी अंतर के कारण वो भिन्न दिखाई देता है। तो जैसे मान लिया कि आपका नाम है, तो आपका नाम है तो आपका नाम का आप, जैसे मान लिया किसी का नाम अनिल है तो अनिल है तो वो जैसे अंग्रेजी में लिखेगा ए, तो कोई ए या अनिल नाम उसके ब्लड में थोड़ी दौड़ रहा है कि भाई शरीर के अंदर के भाग को काट कर या ब्लड देखो माइक्रोस्कोप में कि अनिल लिखा हुआ कहाँ पे दौड़ रहा है शरीर के अंदर। ये तो हमने प्रतीक दे रखे पहचान के लिए, हम सब एक ही है, पर हम सब ने सबको अलग अलग नाम दे दिया। क्या दे दिया नाम, ताकि उसको पहचान सके। ऐसे ही जीनों के लिए मेंडल ने ये प्रतीक दिए थे, जीनों के लिए मेंडल ने क्या दिए थे प्रतीक दिए थे। तो ऐसा तो नहीं पत्ती को काट कर देखोगे तो आपको कहीं पे कैपिटल टी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं स्मॉल टी लिखा हुआ मिल जाएगा है, या पत्ती की कोशिकाओं में जड़ तना है, इनकी कोशिकाओं में ये कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे हुए मिलेंगे, नहीं। सारे जीन कोशिकाओं में गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, एक ही होते हैं। इनको मेंडल ने प्रतीक दिए थे, जो प्रभावित था उसको कैपिटल ले लिया, जो अप्रभावित था उसको स्मॉल ले लिया। तो जब ये F2PD उगाई, ये F2PD आ गई, F2PD में देखा कि पौधे तो सभी लंबे, ये जो पौधे वो लंबे 3 और एक पौधा बोना प्राप्त हो रहा है, मतलब लंबा अनुपात बोना देखे। कौन सा लंबा अनुपात बोना, तो लंबा अनुपात बोना कितना आया था 3:1 आया था। कितना आया था 3:1 आया था, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बोना। लेकिन मेंडल ने देखा कि वास्तव में जो ये पौधे जो लंबे हैं क्या वास्तव में शुद्ध लंबे हैं। शुद्ध लंबे का मतलब इनकी जीनीय संरचना सेम है क्या, जैसे इसके अंदर इसके दोनों जो जीन है वो समान है ना, तो क्या ऐसे इसमें भी है क्या। भाई ये तो बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई देगा, बोर्ड पर तो मैंने एडवांस में लिख लिया, लेकिन सोचो जिसने प्रयोग किया उसने पहले कैसे कल्पना की होगी। इसलिए तो मैं कह रहा था मेंडल के नियमों को कोई समझ ही नहीं पाया था, है ना। मेंडल ने इतनी एडवांस कल्पनाएं की थी, है ना, जीनों को प्रतीक देना, सही सटीक प्रतीक देना, है ना। तो इसलिए पौधे के अंदर तो ये कहीं लिखा हुआ है नहीं कि ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, जैसे मेरे कान आपके कान एक ही, ऐसे तो ऐसे पौधे तो लंबे थे, लेकिन उनकी जब जीनीय संरचना चेक की गई, और जीनीय संरचना कैसे करवाता है F1PD के जनक से वापस करवाता है। जो अप्रभावी पौधा होता है F1 का, है ना, जनक पौधा, सॉरी F1 का क्या, जनक पौधे से संकरण करवा के वापस चेक किया जाता है कि पौधा शुद्ध है या अशुद्ध। तो मेंडल ने जब उसको बोलता है परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस, विज्ञान की भाषा में क्या बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, अंग्रेजी में क्रॉस का मतलब होता है संकरण। तो टेस्ट क्रॉस के द्वारा मेंडल ने इन तीनों पौधों की जब पहचान की, तो मेंडल ने देखा कि ये पौधा तो वास्तव में लंबा ही है, और ये दोनों पौधे क्या है लंबे तो है, लेकिन विषम युग्मनजी लंबे है। तो जीनीय जो संरचना होती है उसी को जीनोटाइप कहा जाता है ना। किसी लक्षण की जीनीय संरचना को उस लक्षण का जीनोटाइप कहते हैं, और किसी लक्षण की बाह्य प्रतीति को बोलता है उसका लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। क्या बोलता है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। बाह्य प्रतीति का मतलब बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, ये पौधा भी बाहर से लंबा,
ये भी बाहर से लंबा, ये भी बाहर से लंबा, लेकिन ये बाहर से बौना। तो 3 पौधे तो बिल्कुल लंबे हैं और 1 पौधा बौना है। तो बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है, वही कहलाता है लक्षण प्रारूप। तो 3 लंबे और 1 बौना, 3:1 ही आएगा। यहाँ 300 प्राप्त होंगे तो यहाँ 100 प्राप्त होंगे, यहाँ 75 प्राप्त होंगे तो यहाँ 25 प्राप्त होंगे, है ना। मेंडल ने सांख्यिकी का उपयोग किया था, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो ये है आपके लक्षण प्रारूप। अब जीनोटाइप का मतलब हुआ कि बिल्कुल ऐसे पौधे कितने हैं, बिल्कुल कैपिटल टी जीनीय संरचना वाले पौधे कितने हैं, कैपिटल टी जीनीय संरचना वाले पौधे कितने हैं, और स्मॉल टी जीनीय संरचना वाले पौधे कितने हैं। मतलब शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, ये पौधे कितने हैं। तो ये पौधे गिन लो आप, 1 अनुपात, ये ऐसे कितने हैं, ये 2 अनुपात स्मॉल टी ये 1, तो 1:2:1, ये होता है जीनोटाइप या जीन प्रारूप। तो एक ही लक्षण प्रारूप के लिए 2 अलग अलग जीनोटाइप है वो देखने को मिल सकता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो अलग अलग होता है। तो ये था F2PD। अब इसके आधार पर मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला, जो भी मेंडल ने निष्कर्ष निकाला उसको उसको पृथक्करण के नियम के रूप में प्रतिपादित किया। किसके रूप में, पृथक्करण के नियम के रूप में प्रतिपादित किया था। मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, मतलब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसी को अपन बोलते हैं युग्मक निर्माण प्रक्रिया, है ना। युग्मकों का निर्माण है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान एक जीन के दोनों जो एलील है वो अलग अलग हो जाते हैं। एक जीन कौन सा, लंबाई के लिए जीन, इसके 2 विकल्पी स्वरूप है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो ये भी अलग हो गया और ये भी क्या हो गया, अलग। इसमें भी ये अलग हो गया और ये भी क्या हो गया, अलग। इसी अलग होने की वजह से ही यहाँ पे पौधे बोने भी प्राप्त हुए। जबकि हमने देखा कि F1PD में ये भी पौधा कैसा है, लंबा है। देखो ये भी पौधा कैसा है, लंबा है, लेकिन अशुद्ध लंबा है, और ये भी पौधा कैसा है, लंबा है। तो हमें क्या पता शुद्ध है कि अशुद्ध है। मान लो ये तो मेंडल ने बाद में बताया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको पौधे दे दिए जाए, दोनों ही लंबे पौधा, आप कैसे पहचानोगे कि ये समयुग्मनज एक विषम युग्मनज, मतलब शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो ऐसे ही मेंडल ने जब ये प्रयोग किए हैं तो देखा कि जनक तो मादा जनक है वो भी लंबा था और नर जनक है वो भी लंबा था, लेकिन यहां पर बोना पौधा प्राप्त हो गया। यहां पर क्या हो गया, बोना पौधा प्राप्त हो गया। इससे मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि ये बोना पौधा कैसे आ सकता है भाई, मतलब दोनों स्मॉल टी पास में कैसे आ सकता है, क्योंकि दोनों स्मॉल टी पास में आएंगे तभी पौधा कैसा होगा, बोना होगा। तो मेंडल ने दिमाग लगाया कि ये जो दोनों है वो अलग अलग हो जाता है, इधर से भी अलग अलग हो गए, इधर से भी अलग अलग हुए, ये अलग होके यहाँ आ गया और ये अलग होके यहाँ आ गया। जब ये और ये मिले तो दोनों स्मॉल टी पास में आ गए, बोना पौधा हो गया। अर्थात युग्मक निर्माण के समय एक जीन के जो दोनों एलील होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के समय एक जीन के दोनों एलील पृथक हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। किसका नियम कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो ये था आपके पृथक्करण का नियम जो कि F2PD पर आधारित था। किस पर, मतलब एकल संकर संकरण प्रयोग में F1PD के आधार पर तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया, और एकल संकर संकरण प्रयोग में F2PD के निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, पृथक्करण का नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था, पृथक्करण का नियम है वो प्रतिपादित किया था। आगे बात समझ में, तो ये मेंडल का एकल संकर संकरण प्रयोग और प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम मेरी ओर से कंप्लीट है। अब इनके एक बार फटाफट नोट्स देख लेते, थोड़ा व्यवस्थित करके, है ना। ये बोर्ड पे ऐसे ही समझाया गया, अब इनको व्यवस्थित तौर पे इनकी परिभाषाएं वगैरह सबको अपन एक बार नोट्स के रूप में देख लेते हैं। एकल संकर संकरण प्रयोग क्या है, सबसे पहले इसको अपन देख लेते हैं। देखो, जब एक जोड़ी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के बीच में, किन के बीच में, शुद्ध जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है ना, संकरण करवाया जाता है। किन के बीच में, एक जोड़ी लक्षणों में एक जोड़ी भिन्नता होनी चाहिए। एक जोड़ी का मतलब है लक्षण तो एक है,
लेकिन उसकी एक जोड़ी होगी ना लंबा और बोना, तो उसके बीच में संकरण करवाया जाता है, तो इसे एकल संकर संकरण कहते हैं। और अथवा में दूसरी परिभाषा और है, वो देख लो, जब एक समय में, है ना, एक समय में एक ही लक्षण या जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है ना, तो उसे क्या कहता है, एक जीनीय वंशागति के दो या एकल संकर संकरण के दो, एक ही बात है। अब देखो उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मटर के शुद्ध मतलब समयुग्म जी, शुद्ध का मतलब दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी, शुद्ध लंबे पौधे का संकरण किसके साथ में, शुद्ध बोने पौधे के साथ में या के मध्य करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, प्रथम संतानीय पीढ़ी में, किसमें, प्रथम संतानीय पीढ़ी में सभी पादप है वो कैसे प्राप्त होता है, लंबे प्राप्त होते हैं। और कौन से लंबे, विषम युग्मनजी लंबे प्राप्त होते हैं, अर्थात दोनों में से कोई एक लक्षण प्रकट होता। अब इसका आरेख देख लेते हैं अपन एक बार। हाँ, तो देखो एक तरफ हो गया नर जनक और इस तरफ हो गया मादा जनक, तो ये शुद्ध बोना है और ये शुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी और शुद्ध बोने के लिए स्मॉल टी। अब इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होगी, किसकी, युग्मक निर्माण की। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जीन के दोनों एलील अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग हो गया, कैपिटल टी अलग हो गया, यहाँ दोनों स्मॉल टी अलग हो गए। अब होगा निषेचन, मतलब युग्मक संलयन की प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में संलयन करके कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ में संलयन करके कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी यदि इस स्मॉल टी के साथ में निषेचित होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब F1 पीढ़ी। ये पीढ़ी कौन सी प्राप्त हो गई, ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। और इसमें जो सभी पादप है वो कैसे है, लंबे है, कैसे है, लंबे। तो ये इधर हो गया मादा युग्मक दोनों, और ये दोनों क्या हो गए, नर युग्मक हो गए। कौन हो गए, नर युग्मक हो गए। तो ये हो गई F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी के आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, प्रभाविता का नियम दिया था। इसके निष्कर्ष के आधार पर दिया था, तो उसको अपन देख लेते हैं। तो देखो प्रभाविता का नियम क्या हो जाएगा, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहता है। कौन सा लक्षण कहता है, उसे प्रभावी लक्षण। एवं जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और ये नियम है, ये नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देख लो, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे का, है ना, पादप का संकरण है शुद्ध बोने पौधे के साथ में, किसमें, शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी में सभी पादप, है ना, कौन से, सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे, लंबे प्राप्त होता है। अतः इसका मतलब क्या है, अतः लंबा प्रभावी लक्षण एवं बोना अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, और ये जो नियम है वो क्या करेगा, ये ऐसा क्यों हुआ, प्रभाविता के नियम के कारण हुआ है। अब अपन आगे देखते हैं दूसरा जो पृथक्करण का जो नियम है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, या विसंयोजन का नियम है, तो वो भी एकल संकर संकरण प्रयोग पर ही आधारित है। हाँ, तो आगे देखो, आगे क्या है कि F1 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हो रहे थे, F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे प्राप्त हो रहे थे, तो उस F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनमें से एक पौधे को नर के पौधे के रूप में ले लिया और एक पौधे को मादा पौधे के रूप में ले लिया। मतलब F1 पीढ़ी पादपों में से ही दो पौधों को जनकों के रूप में चुन लिया, एक को नर के रूप में चुन लिया और एक का चयन मादा के रूप में कर लिया। अब इनके बीच में स्वयं निषेचन होने दिया। क्या होने दिया, स्वयं निषेचन होने दिया। क्या, स्वयं निषेचन होने दिया, तो होगा क्या, तो पहले तो युग्मक बनेंगे, नर में ये नर युग्मक बन गए दोनों अलग, मतलब दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब दोनों युग्मक अलग अलग हो गए। ठीक है, और इन दोनों युग्मकों में ये जो एलील है वो अलग अलग हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो गए, तो ये बन गए अपने युग्मक। अब यहाँ इनमें निषेचन हुआ, कैपिटल टी के साथ में निषेचन करता है, मतलब ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में निषेचन करता है, तो कैपिटल टी यदि यह नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ में निषेचन करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि यह नर युग्मक इस
मादा युग्मक के साथ में निषेचन करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यदि ये नर युग्मक है इस मादा युग्मक के साथ में निषेचन करता है तो स्मॉल टी प्राप्त, मतलब ये पौधा बोना पौधा प्राप्त हो रहा है और ये पौधा वो लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है, तो ये F2PD है। ये क्या F2PD है। अब इस F2PD में अपन है सबसे पहले अपन देखें लक्षण प्रारूप। क्या देखें? लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा? लक्षण प्रारूप को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप, मतलब बाहर से कोई लक्षण कैसा दिखता है। तो फिनोटाइप की अगर अपन बात करेंगे तो फिनोटाइप हो जाएगा लंबा अनुपात बोना। शुद्ध और अशुद्ध यहां लगाने की जरूरत नहीं है, लंबा अनुपात बोना, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध युग्म इसमें जीनोटाइप में लगाते हैं। तो कितने लंबे हैं? लंबे हैं आपके 3 और बोने कितने? 1। तो ये ध्यान रखना है, ये लक्षण प्रारूप हो गया। ये क्या हो गया? लक्षण प्रारूप हो गया। और अब अपन जीन प्रारूप देखें। क्या देखें? तो जीन प्रारूप इधर देख लेते हैं अपन। जीन प्रारूप या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप कितना हो जाएगा? जीनोटाइप में अपने को ध्यान में रखना है कि ये चीज कैपिटल टी कितना है? अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे कितने हैं और स्मॉल टी वाले पौधे कितने हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1:2:1। भाई एक पौधा तो ऐसा है, 2 पौधे ऐसे हैं और एक पौधा इस प्रकार का है, तो 1:2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये प्रभाविता का नियम तो हो गया कंप्लीट। इसके आधार पर है वो पृथक्करण का नियम दिया कि भाई जो जनक है, यहाँ पे F2PD में देखो बोना पौधा प्राप्त हो रहा है, जबकि जनक में तो बोना है ही नहीं। हाँ, पूर्व के जो जनक थे उसमें हमने बोना पौधा लिया था। तो यहाँ पे जो युग्मक में जो दोनों एलील है वो पृथक हो जाता है। पृथक होने के कारण ये स्मॉल टी के साथ में निषेचन होने से ये बोना पौधा प्राप्त हुआ। तो ये पृथक्करण के कारण हुआ। यदि ये कि स्मॉल टी इसके साथ में ही रहता तो कभी पृथक नहीं होता है ना। यदि स्मॉल टी इसके साथ में रहता तो कभी पृथक होता नहीं, और पृथक नहीं होता तो ये पौधा भी प्राप्त नहीं होता। तो कहने का मतलब युग्मक निर्माण के समय एक जीन के दोनों एलील पृथक हो जाता है। इसी को अपन पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो वो इस निष्कर्ष पर आधारित था, इसके निष्कर्ष पर आधारित था, तो उसको अपन देख लेते हैं। तो पृथक्करण या विसंयोजन का नियम क्या? देखो, वंशागति के इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिए, ये सवाल आया हुआ है कि वंशागति के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो जो दूसरा नियम है पृथक्करण का या विसंयोजन का नियम, उसको कहते हैं इस नियम के अनुसार। अब ये नियम क्या? देखो, जीन के दोनों एलील, एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2। जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी दोनों जीन, दोनों एलील, एक जीन के दोनों एलील कभी भी सम्मिश्रित नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये कीवर्ड है मेन। सम्मिश्रित का मतलब कभी भी कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्सर नहीं बनेगा उनका। यदि मिक्सर बन जाएगा तो F2PD में कभी बोना पौधा प्राप्त होगा ही नहीं। जबकि अब भी हमने देखा था कि बोना पौधा भी प्राप्त होता है, क्योंकि वो सम्मिश्र नहीं होता है, बल्कि युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से क्या हो जाता है? एक दूसरे से पृथक होकर अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहता है? पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखो, यही कारण है कि F2PD में दोनों ही लक्षण प्रकट होता है, लंबा भी प्रकट होता है और बोना भी प्रकट होता है। भले ही F1PD में एक ही लक्षण प्रकट होता है। आगे बात समझ में? तो ये है अपने पृथक्करण का नियम। आगे देखो, वंशागति के दोनों कौन से? पहला और दूसरा। पृथक्करण का नियम दूसरा नियम, और पहला नियम प्रभाविता का नियम एकल संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? एकल संकरण पर आधारित है। आगे देखो जीन के बारे में अपन देखें तो जीन क्या होता है? मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के आधार पर बताया कि कोई वस्तु है जो अपरिवर्तित रूप में बिना परिवर्तन से जनकों से संतति में युग्मकों के माध्यम से, किसके माध्यम से? युग्मकों के माध्यम से स्थानांतरित होती है। उसे मेंडल ने कारक कहा। क्या कहा? कारक, या इंग्लिश में फैक्टर कहा था। ठीक है। और वर्तमान में इन्हीं मेंडलीय कारकों को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आगे देखो,
एक जीन के 2 एलील होते हैं। कितने एलील होता है? एक जीन के कितने एलील होता है? 2 एलील होते हैं जो जोड़े के रूप में होते हैं। किस रूप में? जोड़े के रूप में होते हैं, जिन्हें है युग्म विकल्पी कहते हैं। मतलब जीन के दोनों एलील जो जोड़े के रूप में होता है उसको एलील कहते हैं। जैसे मान लिया कि ये भी एलील हो गया, है ना, ये भी एलील हो गया, ये भी एलील हो गया, तो ये तीनों ही क्या है? ये एलील है, मतलब जोड़े के रूप में तो एलील है। अब यदि युग्म विकल्पी कहलाएंगे, एलील है ना, दोनों एलील जोड़े में, तो ये युग्म विकल्पी कहलाएंगे। यदि युग्म विकल्पी के दोनों एलील समान हो तो उसे समयुग्मनजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सम। जैसे इसमें देखो, एलील के दोनों जो विकल्पी स्वरूप है वो समान है, दोनों एलील समान है, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, तो ये भी समयुग्मनजी, ये भी समयुग्मनजी। आगे देखो, इसी प्रकार यदि युग्म विकल्पी के दोनों एलील अलग अलग हो तो उसे विषम युग्मनजी या विषम युग्मनजी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे बात सुन, आगे देखे अपन, आगे है लक्षण प्रारूप या जिसको अपन कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? किसी लक्षण के बाह्य स्वरूप को, बाह्य स्वरूप का मतलब कोई लक्षण बाहर से कैसा दिखता है, तो बाहरी जो दिखावट होती है, बाहरी दिखावट को ही उस लक्षण का लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे कैपिटल टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों पौधों का लक्षण प्रारूप समान है। दोनों का क्या समान है? क्योंकि उगाओगे तो ये पौधा भी लंबा होगा और ये पौधा भी क्या होगा? लंबा होगा। आपको कैपिटल और स्मॉल टी को नहीं देखना भाई, इस पौधे को उगाओगे तो ये भी पौधा, ये बीज भी कैसा पौधा बनाएगा? लंबा पौधा, और ये भी पौधा कैसा होगा? लंबा। तो दोनों पौधे लंबे होंगे ना, तो बाहर से तो लंबे ही दिख रहे, समान लंबाई के दिख रहे, तो दोनों पौधों का जो लक्षण प्रारूप है समान का मतलब कि दोनों लंबे होंगे, इसलिए इनका लक्षण प्रारूप समान होगा। आगे देखें, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, किसी लक्षण की जीनीय संरचना को, किस संरचना को? जीनीय संरचना को उस लक्षण का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कैपिटल टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों पादपों का लक्षण प्रारूप तो क्या है? समान है, परंतु जीन संरचना क्या है? इनकी अलग अलग है। इसकी जीनीय संरचना कैपिटल टी है और इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, होने के कारण जीन प्रारूप इनका क्या होगा? अलग अलग होगा। जीनीय संरचना अलग अलग है इनकी, लेकिन फिनोटाइप समान होगा। तो ये है आपके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। तो इस क्लास में इतना ही, कल फिर एक नई क्लास के साथ में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।